नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दोपहर 12 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना बंगला खाली कर दिया है क्योंकि मुख्यमंत्री अब वो नहीं रहे और इसलिए अब उन्हें शिफ्ट होना पड़ रहा है। आज शिवराज सिंह चौहान अपना बंगला पूरी तरह से खाली कर देंगे। नए बंगले में वो शिफ्ट हो रहे हैं। सीएम हाउस छोड़कर अब नया पता शिवराज सिंह चौहान का B874 निवास होगा। यहां पर अब से आपको पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिलेंगे। सीएम हाउस की जहां तक बात है तो डॉक्टर मोहन यादव उसमें जल्दी शिफ्ट होंगे। फिलहाल उज्जैन में निवास उनका, अब राजधानी भोपाल में भी अस्थायी तौर पर उनको निवास दिया गया जब तक शिवराज सिंह चौहान शिफ्ट नहीं हो रहे थे। आज ये माना जा रहा है कि आज वो अपना बंगला खाली कर देंगे तो जल्द से जल्द डॉक्टर मोहन यादव सीएम आवास में शिफ्ट हो जाएंगे। ये तमाम ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो सीएम आवास पर भी हो सकते हैं। बहुत बड़ा स्पेस वहां पर है और चूंकि मुख्यमंत्री के तौर पर आवास दिया जाता है तो इसलिए शिवराज सिंह चौहान जो कि 18 साल से आपको मुख्यमंत्री के तौर पर देखें, अब बंगले से शिफ्ट हो रहे हैं B874। अब उनका ये नया पता होगा। सीएम हाउस छोड़कर शिवराज सिंह चौहान इसी निवास में अब शिफ्ट हो जाएंगे। सीधे आपको लिए चलेंगे सहयोगी शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र, क्या कुछ होना है आज बताइएगा। आवास को लेकर जो बात हो रही है। जी एक बार सवाल दोहराएंगे। आवास को लेकर जानकारी है, शिवराज सिंह चौहान शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुख्यमंत्री पद के लिए अब डॉक्टर मोहन यादव ने 13 तारीख को शपथ ले ली थी और उसके बाद वो अब अभी भी जो अपना पुराना मंत्री का जो बंगला था उनका बिंद कोठी, उसमें वो रह रहे थे। और जिस तरीके से लंबे समय से जो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वो अपने जो श्यामला हिल्स स्थित सीएम हाउस है उसमें वह रह रहे थे। लेकिन चूंकि देखिए अब प्रोटोकॉल के तहत उनको ये बंगला खाली करना होगा और अब वह 74 बंगले स्थित जो उनका बंगला है उसमें वो आज शिफ्ट होने जा रहे हैं। देखिए कल ही डॉक्टर मोहन यादव और उनके बीच में मुलाकात भी हुई थी और आज वो शिफ्ट होने जा रहे हैं। देखिए तमाम जो पदाधिकारी जो वहां पर तैनात है सीएम हाउस में, चाहे सुरक्षा कर्मी हो चाहे अन्य जो स्टाफ है, उनके साथ उन्होंने बातचीत की है। जो सीएम हाउस में मंदिर बना है उसमें पूजा अर्चना भी की है। तो उसके बाद अब कुछ देर बाद वह जो सीएम हाउस से रवाना होकर 74 बंगले में उनके लिए अलॉट जो बंगला किया गया है उसमें वह पहुंचेंगे। ये वही बंगला है जिसमें 18 महीने की जब कमलनाथ सरकार रही थी उस समय भी वह वापस आकर 74 बंगले में शिफ्ट हुए थे। तो ये बंगला उनके नाम पहले से ही अलॉट है 74 बंगले में। अब से कुछ देर बाद वह सीएम हाउस से निकलेंगे और अपनी पत्नी और बेटे के साथ वह जो नया आवास है उनका उसमें आकर शिफ्ट होंगे। जी ठीक है, चलिए बने रहेगा शैलेंद्र आप हमारे साथ। आगे भी आपसे चर्चा करने वाले हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री के शिफ्ट होने को लेकर सूचना मिल रही है, कई और ऐसी खबरें जिस पर नजर लगातार बनी हुई, चूंकि भोपाल में समीक्षा बैठक भी चल रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठक ले रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा लगातार चल रही है। मंत्रालय में समीक्षा बैठक लगातार जारी है। आप जानते हैं किस प्रकार से अलग अलग विभागों को लेकर या अलग अलग कार्यों को लेकर लगातार सख्ती उनकी तरफ से बढ़ती जा रही है। हो सकता है कि एक बड़े परिवर्तन की स्थिति में डॉक्टर मोहन यादव आपको नजर आए भी। तो स्कूल शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग की बैठक लगातार चल रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठक ले रहे हैं। समीक्षा बैठक में हो सकता है कि कड़े निर्देश अधिकारियों को दिए जा रहे हैं परिवर्तन को लेकर, क्योंकि शिकायतें बहुत बड़े स्तर पर प्राप्त होती है मध्य प्रदेश में, अगर शिक्षा विभाग की बात की जाए या राजस्व विभाग की बात की जाए। शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र बताइएगा अभी तक क्या जानकारी, क्या अपडेट बैठक को लेकर। देखिए बिल्कुल आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की 2 महत्वपूर्ण बैठकें। सबसे पहले वह स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक ले रहे हैं और उसके बाद राजस्व विभाग की बैठक भी लेंगे। कल जिस तरीके से देखा हमने ग्रामीण विकास को लेकर भी उन्होंने बैठक ली थी और उसके पहले अलग अलग विभागों की वो लगातार बैठकें लेने में जुटे हुए। एक विभाग को समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर उसमें किस तरीके से काम हो रहा है और आने वाले समय में किस तरीके से और काम किया जाना है, सबको लेकर समीक्षा की जा रही है। देखिए स्कूल शिक्षा विभाग बेहद महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश के लिहाज से या किसी भी प्रदेश के लिहाज से। तो मध्य प्रदेश के स्कूलों में किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस तरह की वर्तमान में व्यवस्थाएं हैं, उस सब को लेकर समीक्षा हो रही है और आगामी समय में किस तरह की और व्यवस्थाएं बेहतर की जा सके ताकि जो प्राथमिक शिक्षा है, जो बच्चों की स्कूली शिक्षा है, उसको बेहतर बनाया जा सके। न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर बल्कि मिड डे मील उनको वितरित होता है उसकी गुणवत्ता को लेकर भी, और जहां पर शिक्षक आदि की व्यवस्था नहीं है तो वहां शिक्षकों की व्यवस्था करने को लेकर, जहां भवन नहीं है वहां भवनों को लेकर, तो तमाम जो मुद्दे हैं जिनको लेकर वो लगातार अधिकारियों से
से मंत्रालय में भी चर्चा कर रहे हैं और चर्चाओं के दौरान तमाम इन मुद्दों को लेकर बात हो रही है और उसके बाद वह राजस्व विभाग की बैठक लेंगे। देखिए, इसके पहले भी उन्होंने एक बैठक ली थी जिसमें राजस्व से संबंधित एक बड़ा फैसला लिया था कि जो नामांतरण और जो जमीन विक्रय होता है उसको लेकर रजिस्ट्री के बाद नामांतरण को लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यही कारण है कि उन्होंने निर्देश दिए थे कि नामांतरण का सरलीकरण करने के लिए अब बाय डिफॉल्ट 15, जैसे आप रजिस्ट्री कराते हैं उसके 15 दिन बाद ऑटोमेटिकली वो आपको हस्तांतरण जो है वो नामांतरण का कर दिया जाएगा। ये प्रावधान किया था। बहुत लंबी लिस्ट आपने गिरा दी, हो सकता है कि एक बैठक में समेटना मुश्किल हो। चलिए देखने वाली बात आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल चैलेंज जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए आप लगातार देख रहे हैं किस प्रकार से स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक चल रही है। एक तरफ सत्ता में हलचल की स्थिति और दूसरी तरफ अलग अलग संगठन इस प्रयास में कि 24 को साधा जा सके और इसी के चलते शायद कांग्रेस की तरफ से एक और बड़ा निर्णय, भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी अब निकालेंगे। 14 जनवरी से 20 मार्च तक यात्रा होगी मणिपुर से मुंबई तक, भारत न्याय यात्रा जिसका रोड मैप शायद आंतरिक स्तर पर कांग्रेस में तैयार हो गया हो, अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इतना बताया गया है कि मणिपुर से शुरुआत इस यात्रा की होने वाली है, मुंबई में समापन हो जाएगा। 6200 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी यात्रा, भारत न्याय यात्रा जिसे नाम दिया गया है। पैदल भी चलते नजर आएंगे, बस से भी इस बार यात्रा करेंगे राहुल गांधी। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पहलू समझने का प्रयास जो कि उन्होंने किया और जो समझे हैं उसके आधार पर शायद भारत न्याय यात्रा नाम दिया गया। और एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट घोषित हो चुका है। इसके चलते तमाम ऐसी खबरें जो सोशल मीडिया पर भी छाई हुई हैं, टॉपर्स की लिस्ट लगातार छाई हुई है, 2019 का फाइनल रिजल्ट और साथ ही साथ चयनित अभ्यर्थियों की सूची लगातार छाई हुई है। पीएससी में 87% पदों पर ही चयन सूची जारी की गई है। अभी ओबीसी आरक्षण मामला कोर्ट में चूंकि लंबित है, कारण 13% पदों पर नियुक्तियां रोकी गई हैं। कुल 484 पदों के लिए चयन सूची जारी होनी थी, लेकिन इनमें से 12 पदों के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, इसलिए 472 पदों के लिए फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है, जबकि बाकी पदों के लिए कोर्ट के फैसले के बाद सूची का इंतजार और उसके बाद सूची जारी होगी। पीएससी द्वारा जारी डिप्टी कलेक्टर की सूची में पहले नंबर पर प्रिया पाठक, दूसरे पर शिवांगी बघेल, तीसरे पर पूजा सोनी है। इनके अलावा राहुल कुमार पटेल, निधि मिश्रा, हरनीत कौर कलसी, सौरभ मिश्रा, सलोनी अग्रवाल, ऋतिका पाटीदार, आशुतोष महादेव, ये वो नाम है जो अब आपको अधिकारियों की सूची में जमीनी स्तर पर काम करते हुए नजर आने वाले। टॉप 10 में 7 लड़कियां शामिल हैं, अपने आप में बड़ी उपलब्धि बेटियों के लिए। डीएसपी की सूची में पहला नाम रुचि जैन, दूसरा ललित बैरागी, माफ कीजिएगा, तीसरे नंबर पर हर्ष राठौर है। एमपीपीएससी द्वारा घोषित नतीजों में कुल 24 डिप्टी कलेक्टर हैं, 19 डीएसपी हैं, 17 कोषालय अधिकारी समेत वाणिज्यकर अधिकारी भी बनाए गए हैं, जिला आबकारी अधिकारी भी हैं, जिला पंजीयक जैसे पदों के लिए भी लिस्ट जारी की गई है। बात अगर टॉपर्स की करें, प्रिया पाठक का सबसे पहले नाम आता है। 2020 में डीएसपी पद पर चयन हुआ। प्राथमिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर नागौद से, 8वीं से 12वीं तक की शिक्षा नवोदय विद्यालय से हुई है उनकी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से होम साइंस से ग्रेजुएट है। चलिए, एमपीपीएससी की सूची में सबसे पहले नाम का हम जिक्र कर रहे थे, प्रिया पाठक हमारे साथ खुद जुड़ गई हैं, उनसे सीधे हम बातचीत करेंगे। प्रिया, बहुत स्वागत करती हूं आपका न्यूज 18 की तरफ से और बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले आपको। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सबसे पहले तैयारी को लेकर जरा बताइएगा, कैसे तैयारी की, क्या कभी सोचा था कि इस चयन सूची में सबसे प्रथम नाम प्रिया पाठक का होगा? नो मैम, बिल्कुल ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पहला रैंक मिलेगा। और क्योंकि जो सिविल सेवा की परीक्षा है वही अपने आप में ही एक टफ परीक्षा है और बहुत कंपटीशन होता है, तो थोड़ा बिलीव करना मुश्किल होता है कि आप पहला रैंक ला पाएंगे। पर क्योंकि अब वो रिजल्ट आ गया है और रैंक भी अच्छी आ गई है, डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर मेरा चयन भी हो गया है, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग है, एक सेटिस्फाइंग फीलिंग है मैम, और काफी अच्छा लग रहा है, सब खुश है, फैमिली खुश है। एक खास बात प्रिया, हम आपकी जो एजुकेशन लिस्ट है उसमें जो दी गई है वो ये है कि होम साइंस से आप ग्रेजुएट है। अक्सर आप ये देखते हैं कि जब कोई बड़ा अधिकारी जब किसी सूची में चयनित है, तब आप उनका जब बैकग्राउंड देखते हैं तो साइंस से होगा,
या हो सकता है कि बायोलॉजी ली हो, होम साइंस ऐसा सब्जेक्ट शायद आपको चयन करना पड़ा या आपको पसंद है? मैम एक्चुअली जो कॉलेज का नाम है वो एक होम साइंस कॉलेज नाम है कॉलेज हाँ। का। मेरा जो बैकग्राउंड है मैम वो साइंस का बैकग्राउंड ही है और मैंने अच्छा। बीएससी किया है बायोटेक्नोलॉजी से, तो वो कॉलेज का नाम है मैम। यस बिल्कुल, और इसी को लेकर मुझे संशय था क्योंकि अक्सर हमने साइंस के बैकग्राउंड से देखे अधिकारी निकलते हुए। खैर, अपनी जर्नी के बारे में जरा बताइएगा प्रिया, क्या कुछ फेस करना पड़ा, कितनी परेशानी आई, सेल्फ स्टडी से हो पाया या किसी और व्यक्ति का मार्गदर्शन रहा? मैम जो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन थी वो मेरी सेल्फ प्रिपरेशन थी। सेल्फ नोट्स वगैरह जो भी उस समय पे अवेलेबल थे उनको यूज करते हुए मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए। और हाँ, जहां तक संस्थानों की बात है तो उसमें जैसे मॉक प्रिया, शायद कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन वो हमें बता रही थी कि किस प्रकार से सेल्फ स्टडी के जरिए उन्होंने सफलता हासिल की है। टॉपर्स की लिस्ट में जब सबसे पहला नाम आप देखेंगे तो प्रिया पाठक आपको नजर आएंगी। जानकारी उनसे लेंगे हम कि किस प्रकार इस सफर को सफल बनाने में किस किस का सहयोग रहा। प्रिया एक बार फिर से जुड़ रही हैं। प्रिया, अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए। यस मैम। यस मैम। हम क्वेश्चन आपके सफर के को लेकर बातचीत हम कर रहे थे। आप बता रही थी कि कैसे कैसे आपने सेल्फ स्टडी से मुकाम हासिल किया। जी प्रिया। यस मैम। उसमें मैम सेल्फ स्टडी और फिर जो टेस्ट होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी तैयारी को जो है इवेल्युएट करने में, तो वो सब मैंने किया है। और जहां तक मैम चैलेंजेस की बात है तो आई थिंक मोर और लेस सबके चैलेंजेस सेम ही होते हैं जो भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं। पर यहाँ जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक बहुत लंबी जर्नी है तो आपको उतना पेशेंस भी बना के रखना है और इंटेलिजेंस हार्डवर्क के साथ साथ एक जो फेथ है, ट्रस्ट है अपने ऊपर, वो नहीं छोड़ना है। और वो जो है एक वेटिंग पीरियड वो थोड़ा टफ हो जाता है। एग्जाम के बाद रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं, देन उसके बाद अदर स्टेप का वेट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अदरवाइज मैम लगभग मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजेस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। भाई आप घर से दूर रह के प्रिपेयर करते हैं और घर की याद आती है, आप घर नहीं जाते हैं, दोस्तों से ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं, उनसे मिल नहीं पाते हैं, तो ये जो चैलेंजेस है मैम ये कॉमन थोड़ा तो ये तो रहते हैं। बिल्कुल, और आपके मामले में तो इंतजार बहुत ज्यादा लंबा हो गया प्रिया। हम देख रहे थे लगातार, चूंकि सोशल मीडिया पर भी इस बात का जिक्र हो रहा था कि भाई कब आखिर रिजल्ट जारी होगा, कब सूची सामने आएगी। साथ ही हम तस्वीरें आपके माता पिता की भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। प्रिया बताइएगा उनका सपोर्ट कितना मैटर कर रहा था, क्योंकि उनकी जो चेहरे की मुस्कान है वो आज लाजवाब है। हाँ यस मैम, बिल्कुल पेरेंट्स का सपोर्ट बिल्कुल बैकबोन की तरह हेल्प करता है। और आप अगर जैसे प्रिपरेशन में है तो एक मोटिवेशन जो है मुझे अपने पेरेंट्स से बिल्कुल मिलता रहा है। और क्योंकि अगर जर्नी लंबी हो तो इसमें मोटिवेशन एक अपना बनाए रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, डिमोटिवेशन बहुत फील होता है, बहुत टाइम पे ऐसा लगता है गिव अप करने का मन भी करता है बीच में। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है कि आप जर्नी में आप इतने लंबे समय तक आए हो तो अब आप पीछे नहीं हट सकते, आपको आपने जो सोचा है उसको इवेंचुअली आपको खत्म करके ही आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मोटिवेशन था जो मेरे साथ था। कुछ चुनौतियां भी निश्चित तौर पर आपको फेस करनी पड़ी होंगी प्रिया। सोशल मीडिया को आज के दौर में कहा जाता है कि डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा फोन्स के चलते भी होता है। इसे लेकर कोई संदेश देना चाहेंगे आप दूसरे बच्चों को? मैम सोशल मीडिया आई थिंक अगर आप बहुत फोकस्ड हैं अपनी तैयारी को लेकर तो सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, बल्कि एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। आप सोशल मीडिया का यूज अपने प्रिपरेशन के बेनिफिट के लिए कर सकते हैं, आप कंटेंट के लिए कर सकते हैं, आप टेस्ट के लिए कर सकते हैं, तो वहाँ सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर आप बहुत सीरियस है प्रिपरेशन को लेके तो आई थिंक डिस्ट्रैक्शन से आप बिल्कुल बच के रहते हैं। और मेरा भी मैसेज यही होगा कि जो सोशल मीडिया का है उसका लिमिटेड यूज रखें, अपने पढ़ाई के लिए, अपने जो एग्जाम के लिए उसमें उसका यूटिलाइजेशन करें, अन्यथा उसका इस्तेमाल आप ना करें ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन हो और प्रिपरेशन में रुकावट आए।
प्रिया, ये भी बताइएगा, एक सवाल इस चीज को लेकर भी कि आगे चलकर अब क्या कुछ करने वाली है, इसे लेकर कोई सेट ऑफ माइंड, सेट ऑफ थॉट्स हैं क्या? चूंकि भारत में माना जाता है कि अधिकारियों में सबसे बड़ी क्षमता होती है और इस क्षमता को इजाफे की ओर अगर ले जाया जाए तो बहुत अच्छा भी साबित होता है। आगे के लिए क्या सोचा है प्रिया आपने? मैम, अभी प्रायोरिटीज में तो जो भी क्षेत्र मैम मुझे मिलेगा तो वहाँ पे जो भी इश्यूज होंगे मैं उन्हें प्रायोरिटाइज करके काम करना चाहूंगी। और साथ ही मैम जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ मैटर्स हैं, जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को लेकर है, वुमेन हेल्थ को लेकर है, तो मैम ये कुछ एरियाज है जहाँ पे मैं अपना योगदान देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, आपके साथ में शायद प्रिया आपके पिताजी भी बैठे हुए हैं, अगर वो बातचीत कर पाए हमसे तो उनसे भी हम समझना चाहेंगे आखिर किस प्रकार की भावना है। चलिए, शायद अभी भी ठीक तरह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से प्रयास हम करेंगे कि प्रिया से जुड़े, क्योंकि बहुत दिलचस्प है उनकी कहानी। सेल्फ स्टडी से मुकाम हासिल किया है, शुरुआत से ही स्ट्रगल किया, हर चीज को देखा, सोशल मीडिया को डिस्ट्रैक्शन की जगह एक बड़ा एडवांटेज अपने लिए बना लिया, माता पिता का सपोर्ट रहा, दूर रहकर पढ़ाई की, याद भी सताती थी लेकिन हार नहीं मानी। तो ये प्रिया पाठक की कहानी है, उन टॉपर्स की कहानी है जो जी और पूरे लगन के साथ काम करते हैं, जी जान जुटा देते हैं और उसके बाद जब सफलता आती है तब जो मुस्कान है वो क्या कहती है, वो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। माता पिता बहुत ज्यादा उत्साहित और ये खुशी जो अब लगातार प्रिया बांट रही हैं, एक संदेश के तौर पर भी कि अन्य जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो ये सोचते हैं कि सिर्फ स्टडी से शायद मुश्किल होगा, उनके लिए सीधा संदेश है। और कहीं ना कहीं जो चुनौतियों से हार मान लेते हैं उनके लिए भी एक बड़ी होप के तौर पर प्रिया पाठक आपके सामने है। बड़ी बात यह है कि सेल्फ स्टडी से मुकाम हासिल किया है। अक्सर आज के दौर में जब आप कोचिंग्स के पीछे भागते हैं तब मिसाल कायम करती है प्रिया पाठक जैसी अभ्यर्थी। और अब आपको दिखाएंगे 20 बड़ी खबरें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो के बाद भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलेगी। यात्रा मणिपुर से शुरू होगी और मुंबई में होगा यात्रा का समापन। पूर्व सीएम शिवराज सिंह खाली करेंगे बंगला। शिवराज सिंह नए बंगले में हो रहे हैं शिफ्ट। B874 अब नया पता। एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट जारी। टॉप 10 में 7 लड़कियों ने बाजी मारी। सतना की लाडली ने टॉप किया। भोपाल से बीआरटीएस हटाए जाने पर सियासत शुरू। राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने जांच की मांग रखी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीआरटीएस हटाने का फैसला लिया। बीआरटीएस को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती ने उठाए सवाल। सीएम के द्वारा बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के फैसले को सही बताया। कांग्रेस की जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा, जातिगत जनगणना की बात करके कांग्रेस समाज को आपस में लड़ाना चाहती। सीधी में स्कूल बस में लगी आग। ड्राइवर ने समय रहते बच्चों को बस से बाहर निकाला। सभी लोग सुरक्षित। इंदौर के कड़िया सासी गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने पकड़ा। शादी समारोह मैरिज गार्डन में करते थे चोरी। छतरपुर में आपसी विवाद में चली गोली। 2 युवक गंभीर रूप से घायल। दोनों अस्पताल में भर्ती। नए साल की पार्टी को लेकर ग्वालियर में पुलिस की सख्ती। शराब पर आबकारी ट्रैफिक पुलिस की रहेगी सख्त नजर। धार में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। वन विभाग ने लगाया था पिंजरा। मुरैना में 2 पक्षों के विवाद में फायरिंग। तीसरे आदमी को लगी गोली। पुरानी रंजिश में हुई थी फायरिंग। खंडवा में कुशीनगर सुपरफास्ट ट्रेन में विवाद। पेंट्री कार में हुई जमकर तोड़फोड़। 25 से 30 लोगों में मारपीट। टीकमगढ़ में उत्कृष्ट स्कूल में डांस मामले में एक्शन। शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश। प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस। एमपी में कोरोना के 3 नए मरीज मिले। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 9। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। मरवाही वन परिक्षेत्र में हाथी का उत्पात। कटरा में 13 हाथी ने 2 ग्रामीणों के घरों को तोड़ा। मौके से वन अमला नदारद रहा। बलरामपुर में 100 बोरी चावल जब्त। दूसरे राज्यों से लाया जा रहा था चावल। चावल के दस्तावेजों की जांच कर रही पुलिस। अंबिकापुर में 3 ठग गिरफ्तार। पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब दिलाने के नाम पर कर रहे थे ठगी। 3 लाख रुपए ऐंठे।
बलरामपुर में 60 बोरी धान जब्त, अवैध रूप से रखा था स्टॉक, धान की कालाबाजारी पर एक्शन। अंबिकापुर में लाखों का ठग गिरफ्तार, महिला से की थी 2 लाख की ठगी, लॉटरी का झांसा देकर दिया वारदात को अंजाम। जबलपुर में नाबालिग के साथ अत्याचार, घर में बंधक बनाकर अत्याचार करने का मामला है सामने, पड़ोसियों ने छुड़वाया। और महासमुंद का जिक्र इस बीच करेंगे, प्रशासन का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अवैध धान और रेत पर यह बड़ी कार्रवाई प्रशासनिक अमले की तरफ से। उड़ीसा से महासमुंद में खपाने के लिए धान लाई जा रही थी, एसडीएम ने जब्ती की है। 100 बोरी अवैध धान, एक डंपर रेत भी जब्त हुई है। उड़ीसा सीमा से लगे चेकपोस्ट से 24 घंटे लगातार निगरानी चल रही है, आप देख रहे हैं, और उसका असर ये कि जब्ती भी हो रही है। 100 बोरी अवैध धान जिसे खपाने का प्रयास था, पकड़ लिया है। साथ ही साथ एक डंपर रेत। महासमुंद में प्रशासनिक कार्रवाई, धान खरीदी चूंकि छत्तीसगढ़ में चल रही है और अच्छा दाम यहां पर मिलता है धान का, इसी के चलते यहां पर सीमावर्ती इलाकों में चेकपोस्ट लगाए गए हैं जिससे अवैध धान को पकड़ा जा सके। एसडीएम की तरफ से खुद एक कार्रवाई हुई है, धान को जब्त कर लिया गया। एक डंपर रेत भी जब्त हुई है जो कि खनन के जरिए लाई गई थी। चेकपोस्ट से लगातार 24 घंटे निगरानी जारी है। महासमुंद से खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रशासन की तरफ से कड़ा एक्शन, अवैध धान की जब्ती और रेत पर यह बड़ी कार्रवाई, अलग अलग जगह चेकपोस्ट लगाए गए हैं। इसका यह नतीजा कि अपने अपने स्तर पर तमाम जो कर्मचारी यहां पर तैनात हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि अवैध धान राज्य में एंटर ना हो सके, और अलग अलग जगह से यहां सफलता मिलती हुई भी दिख रही है। उड़ीसा सीमा से लगे चेकपोस्ट से 100 बोरी अवैध धान को जब्त किया गया है। अवैध इसलिए क्योंकि धान को छत्तीसगढ़ में बढ़ी हुई कीमतों पर बेचने की फिराक से लाया जा रहा था। एक डंपर रेत भी जब्त की गई है। एसडीएम की तरफ से खुद एक कार्रवाई, आप समझ सकते हैं जब इतने बड़े अधिकारी मोर्चे पर डटे हुए हैं तो लगातार सख्ती बरतने का प्रयास और सफलता भी लगातार अलग अलग जिलों में, अलग अलग सीमावर्ती क्षेत्रों में खासतौर पर मिलती हुई। और अब बलरामपुर का जिक्र करेंगे जहां भी 100 बोरी अवैध चावल जब्त हुआ है। दूसरे राज्य से चावल लाया जा रहा था। विराट राइस मिल बसंतपुर को ये चावल पहुंचाया जा रहा था। चावल के दस्तावेजों की जांच अगर की गई तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कार्रवाई के सिलसिले में अब आगे बात की जा रही है। बलरामपुर से ये जानकारी, 100 बोरी चावल जब्त हुआ है। जानकारी इसमें भी इसी प्रकार की कि दूसरे राज्य से चावल लाया गया। हालांकि विराट राइस मिल बसंतपुर के लिए चावल निकला था, वहां पर पहुंचाना था। दस्तावेजों को जांचा गया, आगे की कार्रवाई चल रही है। ड्राइवर से भी पूछताछ की कोशिश, किस मकसद के साथ यहां पर चावल लाया गया था ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बलरामपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें देखिए, यही वो वाहन जिसे जब्त किया गया। द्वारा एक आयसर ट्रक में करीब 100 कट्टा से ऊपर होगा चावल, वो विराट राइस मिल जा रहा था, उसको पकड़ करके थाने में जब्ती में दिया गया है। शेष जांच अभी जारी है, इसमें प्रतिवेदन अभी नहीं मिला है। सब चावल बाहर से आ रहा है, कुछ लोकल भी चावल है। हम लोग सतत में कार्रवाई कर रहे हैं, जांच भी कर रहे हैं। बलरामपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां 60 बोरी अवैध धान जब्त हुई है। अवैध रूप से स्टॉक करके रखा हुआ था धान की कालाबाजारी पर एक्शन हुआ है। यह अक्सर किया जाता है जब धान खरीदी चल रही हो तो कुछ धान को स्टॉक के रूप में रखा जाता है, उसके बाद कालाबाजारी की आशंका और ज्यादा बढ़ती है और इसी के चलते कार्रवाई की गई है। अचानक से हड़कंप की स्थिति, चूंकि कर्मचारी अचानक ही छापा मारने पहुंच गए। अवैध धान के स्टॉक को जब्त किया गया। कालाबाजारी के खिलाफ ये बड़ा एक्शन, अवैध रूप से जमा किया जा रहा था धान यहां पर। कालाबाजारी के खिलाफ ये एक्शन हम आपको बता रहे हैं। बलरामपुर से जानकारी, 60 बोरी अवैध धान को जब्त किया गया जो कि स्टॉक के रूप में जमा करके रखा गया था, जिससे अधिक दामों पर बाद में से बेचा जा सकता था। तो कार्रवाई को अंजाम दिया टीम ने, फौरन छापा मारने पहुंची। बिचौलियों में इसके चलते हड़कंप की स्थिति। प्रदेश में एक तरफ धान खरीदी लगातार चल रही है, दूसरी तरफ इस प्रकार की खबरें, कहीं दूसरे राज्यों से धान खपाने का प्रयास होता है, कहीं अवैध स्टॉकिंग।
चलिए सीधे अब आपको अयोध्या लिए चलेंगे। हमारे सहयोगी अपर्णा वहां पर पहुंची हुई है, क्या कुछ बता रही है? इस तस्वीर के रूप में तब्दील हो रहा है। ये मार्बल आप देख पा रहे हैं, यहाँ का हर हिस्सा जो है वो अपने संघर्ष की गाथा को बताता है। जब राम जी के मंदिर के लिए आंदोलन शुरू हुआ तो उस वक्त पत्थर दूर दूर से सभी ने अपनी क्षमता के मुताबिक भेजे। किसी ने एक ईंट भेजी, किसी ने बहुत ईंटें भेजी, लेकिन सबने अपने अपने हिस्से का योगदान दिया होगा, योगदान दिया है। आप और हम उस जनरेशन से हैं जहां पर हमने दादी नानी को देखा है कि कैसे वो टीवी के आगे रामायण में प्रभु राम को देखते ही अपना हाथ जोड़कर शीश नवाती थी, और ठीक वैसे ही यहाँ पर हम भी अपना शीश नवा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु राम के उस मंदिर के बाहर अभी हैं। अंदर वहां पर जाएंगे जहां पर प्रभु राम हमें ठाठ से दिखाई देंगे। देखिए बाहर किस तरह से काम चल रहा है। निर्माण कार्य में तमाम श्रमिक जो भाई हैं तमाम वो लगे हुए हैं, और सिंह द्वार के बाहर भी हम आपको ले चलेंगे। सीढ़ियों पर मार्बल की फिनिशिंग का कार्य यहाँ पर चल रहा है, हर तरफ मशीनें लगी हुई हैं, और राम मंदिर के आसपास भी जो हर हिस्सा है वहाँ एक ना एक मंदिर बनाया गया है। हर तस्वीर हम आपको न्यूज़ 18 पर दिखा रहे हैं, और हम साथ ही अपने साथ कुछ खास मेहमानों को जोड़ने की भी कोशिश करेंगे जो यहाँ पर हमें बताएंगे किस तरीके से निर्माण कार्य आगे चल रहा है। तो 5 मंडप जो राम मंदिर के अंदर बनाए गए हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और अभी चलते हैं आपको यहाँ पर दिखाते हैं। रितेश जी हमारे साथ है, और यहाँ पर आई नरेश जी। रितेश जी कैसे हैं आप, आज कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। ये अंतिम चरण पर है उधर जी। चलिए अभी बात नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन एरिया के बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं, हेलमेट भी पहना हुआ है, क्योंकि ऐसी स्थिति है जहाँ पर पत्थरों का काटने का लगातार कार्य चल रहा है, तो कोई हर तरह की स्थिति से बचने के लिए। राकेश जी यहाँ पर हमारे साथ हैं। सर जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम जी। सर आज का दिन कितना खास? बहुत महत्वपूर्ण है जी। अभी बस राम मंदिर के दर्शन करने के आए हैं, जो अभी कंस्ट्रक्शन जारी है। हाँ। बस उसी को दिखाने के लिए राम भक्तों को शुभकामनाएं। बिल्कुल। सर कहाँ से राम भक्त आ रहे हैं? पूरा दुनिया भर से आ रहे हैं, ब्रह्मांड के सभी लोग इसमें इन्वाइटेड हैं। सभी लोग अब 22 तारीख को कोई घर में नहीं बैठेगा, कुछ लोग यहाँ आएंगे, कुछ अपने घर के बगल के मंदिर को अयोध्या मनाएंगे। बिल्कुल, और कुछ लोग जो है बहुत बड़ी संख्या में नेटवर्क 18 देखकर जो भक्त हैं वो राम का भव्य मंदिर, प्रभु राम का भव्य मंदिर देख पाएंगे, और तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है बाहर के हिस्से में, वो मेरे कैमरा पर्सन नरेश आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको परकोटे में जो मंदिर बनाए जाएंगे वो भी दिखाएंगे, और यहाँ पर किस तरह से फिनिशिंग का कार्य चल रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तमाम श्रमिक भाई जो है कौतूहल के साथ हम सबको देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कैमरे के सामने आज वो भी हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना पसीना बहाया है लगातार, और किस तरह से मंदिर के बाहरी हिस्से में निर्माण कार्य चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो 500 सालों के संघर्ष का एहसास मंदिर के हर हिस्से से जब आप गुजरेंगे, चाहे आप वो अंदर होंगे चाहे बाहर होंगे, आपको वो एहसास होगा कि यहाँ कितना बड़ा संघर्ष किया गया है, और संघर्ष के बाद जो प्रभु राम है जो टाट में थे अब वो ठाठ से यहाँ पर दिखाई देंगे। 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, और प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो रामलला की प्रतिमा बनाई जा रही है उसे देश के 3 बड़े कलाकार जो शिल्पकार हैं वो बना रहे हैं। उनमें से किसी एक प्रतिमा का चयन होगा, उसके लिए भी मेंबर्स डिसाइड किए गए हैं, और हम उसमें से जो खास प्रतिमा होगी वो अचल मूर्ति होगी भगवान राम की, उन्हीं का प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ दिखाइए। देखिए ये जो बाहरी हिस्सा है यहाँ पर भी कटिंग का काम हो रहा था, और दूर दूर तक देखिए जेसीबी मशीन्स वहां से निकलती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। हर तरफ यहाँ पर बहुत रफ्तार के साथ कार्य चल रहा है। जो अंदर है प्रथम हिस्सा वो 90% बनकर तैयार हो चुका है। 22 तारीख को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, और वहां पर जो सामने मंडप बनाया गया है, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो ऐसे में वहां पर भक्त थोड़ी देर के लिए खड़े होकर या बैठकर जो मंडप बनाया है या भजन कीर्तन मंडप, वहां पर प्रभु राम को निहार सके, उसके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। देखिए राम जो है वो सबका ख्याल रखते हैं, तो ऐसे में प्रभु राम के भक्तों का ख्याल रखने के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि संकल्प से सिद्धि तक जो तस्वीर होती है ना, वो इस रूप में देखने को मिलती है, इस शक्ल में देखने को मिलती है। और 22 तारीख को तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत ही राममय नहीं होगा, बल्कि विश्व में भी जय सिया राम के नारों की गूंज सुनाई देगी।
एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन पर गौर कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर बार बार रोका जा रहा है, विशेष सावधान रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि लगातार जो है बाहर निर्माण कार्य चल रहा है, जेसीबी चल रही है, कई पत्थर कट रहे हैं। तो ऐसे में हमें कहा जा रहा है कि हम खास ध्यान रखें आगे बढ़ने से पहले, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि मंदिर का हर हिस्सा आपको देखने को मिले। देखिए, क्योंकि जब ये मंदिर बनना शुरू हुआ था तो किस तरीके से सबके मन में तमाम सवाल थे कि प्रभु राम का मंदिर कैसा बनकर तैयार होगा, उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, क्या जो सपना, संघर्ष, जो तपस्या की गई है वो तपस्या इस भव्य शक्ल में तैयार होगी, ये देखने को मिलेगा। है हमारी सहयोगी अपर्णा लगातार आपको जानकारी भी दे रही है कि किस प्रकार कंस्ट्रक्शन का काम यहां पर चल रहा है और पूरी भव्यता के साथ जब 22 जनवरी को यहां साजो सज्जा होगी तब आप एक बार फिर से कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार की अंदर ले जाया जाएगा और उसके बाद हम आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्योंकि व्यवस्था का हिस्सा है हम यहाँ पर, व्यवस्था सुचारू रहे इसीलिए हम अपनी तरफ से हर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था के दायरे में रहते हुए ही हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बाहर के हिस्से को समझना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बाहर से होते हुए ही तो आप प्रभु राम के मंदिर के अंदर प्रवेश कर पाएंगे ना, और किस तरह से वहां पर लगातार निर्माण चल रहा है वो भी आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। और अभी फिलहाल अंदर जाने में थोड़ा सा समय हमें अभी और लगेगा, क्योंकि बाहर के हिस्से के कंस्ट्रक्शन को दिखाने के लिए अभी फिलहाल हमें यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, व्यवस्था की गई है। अंदर जाने की, जैसे हम अंदर आगे बढ़ेंगे हम आपको दिखाएंगे सीढ़ियों से गुजरते हुए, राम नाम को जपते हुए कैसे सिंह द्वार से आप प्रवेश कर पाएंगे, और उसके बाद आपको वहां पर अंदर प्रभु राम जहां विराजेंगे वहां के दर्शन भी हम आपको कराएंगे। देखिए, इन मार्बल्स को देखिए, राजस्थान से खास तौर पर मार्बल्स मंगाए गए हैं। पिंक स्टोन, रेड सैंडस्टोन होता है, लेकिन पिंक सैंडस्टोन में नक्काशी करना आसान होता है, वहां पर वो आसानी से नक्काशी हो सकती है। मकराना पत्थर है, नागर शैली का इस्तेमाल किया गया है। और एक बार इन मार्बल्स पर भी गौर कर लीजिए। देखिए, अगर नागर शैली की बात की जाए, जो हम मंदिर के हर हिस्से में यहाँ पर जिसका इस्तेमाल किया गया है, इस शैली को खास तौर पर इसलिए अपनाया गया है क्योंकि जो नायाब शैलियों में से एक है नागर शैली। मखराना पत्थरों पर जो बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है, उस नक्काशी को आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाहर के हर हिस्से में अभी फिलहाल यहाँ अलग अलग पत्थर देखने को मिल रहे हैं। और अब आगे बढ़ने की थोड़ी कोशिश करते हैं हम कि आगे हम आपको क्या क्या वहां पर दिखा पाए, क्योंकि सब चीज दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि भाई ये जगह नई नहीं है, क्योंकि आप नेटवर्क 18 में देख चुके हैं उन तमाम जगहों को। आप उनसे फेमिलियर रहेंगे ताकि रास्ता कहां से गुजरता जाएगा। और आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपको बस प्रभु राम के नाम को जपते हुए आगे बढ़ना है। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की, यहाँ पर लगातार यहाँ पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी से कोई हमें यहाँ पर जानकारी दे पाए, लेकिन सभी व्यवस्था को बनाने में लगे हुए हैं। और फिलहाल देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ परकोटे का जहाँ निर्माण होना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मंदिर के में क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो ऐसे में यहाँ पर लगातार जो है बहुत तेजी के साथ निर्माण कार्य को आगे चलाया जा रहा है। और अब यहाँ पर जब अंदर हम दाखिल होंगे तो कैसे आप सिंह द्वार से होते हुए, अलग अलग मंडप से गुजरते हुए आप प्रभु राम की जो प्रतिमा है, जहाँ जिनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को की जाएगी, वो आप देख पाएंगे। और सवाल ये भी उठाया गया कि प्रभु राम की जो प्रतिमा है वो नई क्यों बनाई जा रही है। देखिए, इसलिए एक वजह उसकी ये है कि वो अचल होगी, उसी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और इससे पहले की अब तक की जो प्रतिमा है वो तो याचिकाकर्ता के तौर पर वो अब तक गए हैं अदालती कार्यवाही के दौरान। तो ऐसे में अब यहाँ पर अचल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके लिए 3 शिल्पकार हैं जो अभी उसका काम कर रहे हैं, और उनमें से एक प्रतिमा जो वो 5 साल के बालक के स्वरूप को बेहतरीन तरीके से दिखा पाएंगे, उस प्रतिमा का चयन किया जाएगा। और किस तरीके से तकनीक, संस्कृति, धर्म, इसका ये नायाब नमूना है, वो हम आपको बता दें कि कोशिश हम भी कर रहे हैं लगातार बातचीत करने की, और करते हैं यहाँ तस्वीरें। मनेंद्र जी,
मनेंद्र, अच्छा आज मनेंद्र जी नहीं बोलेंगे। अच्छा भैया यहाँ पर है जी, श्रमिक भाई है। क्या नाम है आपका? हरिकेश कुमार। हरिकेश कुमार। हरिकेश जी, आपके नाम में तो हरी लगा हुआ है। कहाँ से आए आप हरिकेश जी? जौनपुर से आए हैं। जौनपुर से जी। कब से यहाँ पर निर्माण कार्य में लगे हुए हैं? यहाँ हम 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। कैसा लग रहा है प्रभु राम की सेवा करते हुए? बहुत सही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। ठीक है। और श्रमिक भाई जो लगातार पसीना बहा रहे हैं यहाँ पर, और हमारे साथ यहाँ पर, और लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए अब अंदर जाने की कोशिश करते हैं। और हम यहाँ पर जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो हमें यहाँ पर इस निर्माण कार्य को लेकर जो टेक्निकलिटीज हैं, जो बारीक जानकारियां हैं, वो यहाँ पर दे पाएंगे। और सर पंजाबी जी, मैम हमारे यहाँ अंकुर जी हैं, वो बताएंगे। मैं आपको मिलवा देता हूँ उनसे जी। अंकुर सर, मैं मिलवा देता हूँ। आर्टिफिशियल रॉक टाइप में यूज करके 3 टन का एक था, उसको हमने यूज किया। तो हम लगातार यहाँ पर आपको देखिए बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जो तकनीक की चीजें हैं निर्माण के संबंधित, किस तरह से आर्किटेक्ट है, किस तरह से यहाँ पर ध्यान रखा गया है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। सर प्लानिंग हेड है। प्लानिंग हेड है जी। सर बताइए, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम जय सिंह है। जय सिंह जी। जी सर बताइए निर्माण कार्य के बारे में थोड़ी जानकारी, कौन से स्टेज पर है? निर्माण कार्य अभी एकदम कंप्लीशन स्टेज पे है। हाँ जी। हम लोग 22 तारीख को फर्स्ट फेज का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं जी। है ना। और अभी सभी उसी हिसाब से सबकी तैयारी चल रही है। सर ये जो बाहर अभी जो चल रहा है काम, जो हम देख रहे हैं बहुत रफ्तार के साथ है, सर उसके बारे में बताएं। बाहर हम लोग डे नाइट 24/7 काम कर रहे हैं। हाँ। जो है डे एंड नाइट की अलग अलग टीमें हैं, लेबर, वर्कमैन एज वेल एज स्टाफ। सभी भी जो हम लोग प्लान किए हैं ना, वो प्लान के हिसाब से सारे काम चल रहे हैं। उसमें अभी नंबर ऑफ में एक्टिविटी है। बंसी पहाड़पुर स्टोन है, फ्लोरिंग है, मकराना मार्बल है, रेलिंग है, और जो है कोर्ट यार्ड के फ्लोरिंग के का भी काम चल रहा है। ये सारे हैं। सर मकराना ही क्यों चुना गया? मकराना अभी ओनली आवर मोटो वाज टू यूज द Indian material, Indian stone. That's why Makrana is the best material in marble category. तो पूरे मंदिर में मकराना इस्तेमाल किया गया? हाँ, पूरे मंदिर में फ्लोरिंग में मकराना मार्बल है। जी। और सर जो ये बाहर आसपास पत्थर रखे हुए हैं वो? ये जो है बंसी पहाड़पुर स्टोन है। बंसी पहाड़? हाँ, बंसी पहाड़पुर एक राजस्थान में जगह है, भरतपुर, वहाँ से पत्थर आ रहे हैं। ये पिंक सैंडस्टोन है? पिंक सैंडस्टोन है जी जी। तो पिंक सैंडस्टोन में आसानी से नक्काशी होती है? हाँ जी, नक्काशी के लिए क्या है ना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए स्टोन। तो पिंक स्टोन जो है ना सैंड स्टोन है, तो इसमें जो है नक्काशी के लिए बेटर है। अच्छा, थोड़ा ये मुलायम होता है। सर जो नक्काशी हम देख रहे हैं बहुत बारीक नक्काशी की गई है। हाँ जी। नक्काशी के लिए यहाँ पे जो है ना कुछ नक्काशी जो है वहाँ फैक्ट्री में हो रहे हैं, कुछ यहाँ साइड पे हो रहे हैं, जहाँ उड़ीसा के जो है वर्कमैन है वो लोग इसके लिए बेटर कहाँ है इसके। थैंक यू सर। जी सर। पत्थर का देख रहे हैं अंकुश जी। हाँ जी जी सर बताइए कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन कौन से स्टेज पे है? कंप्लीशन है ऑलमोस्ट? मैडम, जो हमको टारगेट दिया उसके कंप्लीशन के आसपास है। बाकी तो काम धीरे धीरे चलेगा, लेकिन जो हमको पहला फेज दिया गया था उसके हम कंप्लीशन फेज पर हैं। जी सर, ये पहला फेज में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या कवर हो पहले रहा है? फेज में हमको ग्राउंड फ्लोर 100% कंप्लीट करके देना है, जिसके हम नियर बाय करीब हैं, जो हमारा 8-10 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। परकोटा का हमको कुछ पार्ट बोला गया था, जो अगर आप पीछे अपनी तरफ देख रहे होंगे, ये पूर्व की दिशा ईस्ट साइड से जो एंट्री होगी वो भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। जी सर, कितने स्टाफ लगा हुआ है, मतलब कितने श्रमिक भाई लगे हुए हैं? श्रमिक भाई देखेंगे तो 4000 के आसपास सब लगा है। स्टाफ में देखेंगे तो सब जगह का मिला के ट्रस्ट वगैरह सबका, हमारा LNT का, टाटा का 300 से ऊपर का स्टाफ है। जी सर, डे नाइट काम हो रहा है? डे नाइट काम हो रहा है, 24 घंटे काम हो रहा है, छुट्टियों में भी काम हो रहा है, त्योहारों पे भी काम हो रहा है। ये तो हम पिछले 1-1.5 साल से ऐसे ही काम चल रहा है। सर तो घर परिवार के बीच में कैसे काम हो पाता है? घर परिवार हमारा फैमिली यहीं पर ही है, तो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उसको मैनेज कर रहे हैं। मैं अभी मेरठ का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं 1-1.5 साल से मेरठ भी नहीं गया हूँ, अपना यहीं पे लगे हुए हैं। तो अब उद्घाटन के बाद जाएंगे। काम भी और प्रभु राम की भक्ति भी। पूरे में बिल्कुल। सर ये जो बाहर काम चल रहा है लगातार, यहाँ पर क्या बनेगा सर? ये मैडम परकोटा है, जिसको परकोटा बोलोगे, 800 मीटर के उसमें घूम रहा है, इसको हम परकोटा बोलते हैं।
और ये 2 मंजिल का रहेगा। नीचे के ग्राउंड पे उसका यूटिलिटी बिल्डिंग्स रहेंगी। जैसे अगर मैं साउथ साइड में बोलूंगा तो उसमें इलेक्ट्रिकल रूम्स, कंट्रोल रूम्स, प्रसाद वितरण वगैरह का है। यहाँ पे कुछ रूम्स बनेंगे। ऊपर के फ्लोर पे पूरा घूमने का रहेगा, जो परिक्रमा कर सकते हैं। पूरे मंदिर की परिक्रमा होगी? पूरे बड़ी परिक्रमा कर सकते हैं। अच्छा, उसका डिस्टेंस क्या है? 800 मीटर के आसपास है। 800 मीटर पे डिस्टेंस होगा? 800 मीटर पूरा परिक्रमा, पूरी परिक्रमा 800 मीटर में पूरा परकोटा कवर करेंगे पूरा हम। जी सर, और जो बाहर अभी काम चल रहा है वो क्या है? ये तो बंसी पावो का काम चल रहा है मैडम। ये तो हमारा कंप्लीट है। अगर इसमें आपको दिखाऊंगा तो ये जो आपको नीचे का जो लेयर है, जो ग्रे कलर का दिख रहा है, यहाँ पे मूरल्स आएंगे। इस मूरल्स के अंदर आपको राम के जीवन की जो जितनी भी घटनाएं हैं उसके लिए टीम बैठी हुई है पूरी, वासुदेव कामत जी वगैरह की। उसके प्रसंग आएंगे, उसका काम थोड़ा हमारा देर तक चलेगा। और जो ये यहाँ पर जो शिल्पकार जहाँ पर लगातार नक्काशी काम चल रहा है, वो मंदिर के अंदर चल रहा है। जो हमारे पिलर वगैरह के हैं उसके अंदर हमारे करीब 100 से ज्यादा शिल्पकार लगे हुए हैं, जो मंदिर में हमारी प्रतिमाएं, मूर्ति, देवांगना वगैरह बना रहे हैं। काफी बारीक काम चल रहा है? काफी बारीक काम है। सर, एक पिलर को बनाने में कितना वक्त लग जाता है? मैडम ये समय तय करता है। वैसे तो अगर आप खाली उसमें मूर्ति का काम बता रही हैं, मूर्ति के काम में तो कम से कम उसमें 100 से 120 दिन लगते हैं, क्योंकि उसमें 16 से 20 मूर्तियां हैं। और अगर आप पिलर की कार्विंग की बात करें, 2 स्टेज में है। जो कार्विंग हमारी वहां से होके आई है, जो हम पिंडवाड़ा और बयाना से होके आई है, उसमें कम से कम 20 से 25 दिन एक पिलर में लग जाते हैं बनाने में। सर, ये कहा भी जा रहा है कि जो मजबूती की अगर बात की जाए तो मजबूती किस तरह से दी जाए? मजबूती का ही है पूरा खेल है मैडम। ये 1 साल की हमने इसमें डिजाइन किया हुआ है, जो हमारे CBRA की तरफ से इसको वेटेड किया गया है, रुड़की। फिर L&T के पूरे डिजाइनर्स हैं, IITs हैं जितने भी हैं, टाटा के डिजाइनर्स हैं। इसको शुरू में इनिशियली उसमें डिजाइन किया गया, फर्स्ट 6 मंथ में उसमें डिजाइन कैसा करना चाहिए। तो फाउंडेशन हमने डाली है, उसमें रिप्लेसमेंट किया कंक्रीट को सॉइल से। उसमें 1.5 लाख क्यूबिक मीटर की हमने उसमें कंक्रीट करी है, लेयर्स वाइज 300 की। फिर उसके बाद हमने 26,000 ग्रेनाइट के पत्थर लगाए हैं, जो हाइट दिख रही है आपको। तो मजबूती का देखेंगे तो 1 साल के लिए डिजाइन किया गया है। जी, और सर क्या डिजाइन में बीच में चेंजेस भी किए गए थे? इनिशियली जो था हमारा 2021 के इनिशियल में था, उसके बाद कोई डिजाइन में चेंज नहीं किया गया। उसके बाद डिजाइन के अनुरूप चल रहा है। वो सेम सर, जो और कह रहे हैं कि भूकंप का भी असर नहीं होगा? भूकंप का अगर मैं आपको बताऊंगा, जो अगर आप IS कोड के हिसाब से बोलेंगे, जोन 3 में ये एरिया आता है, लेकिन इसे जोन 4 के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है, 1 ग्रेड अप करके, कि इसके अंदर किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए। जी सर, अब पूरा अगर हम बात करें तो पूरा काम कब तक फिनिश हो जाएगा? मंदिर का तो जो एक्सपेक्टेशन है, अनदर 8 to 10 मंथ चलेंगे, जो शिखर तक हम कंप्लीट करेंगे। परकोटा में हमारा ये एक्सपेक्टेशन 1-1.5 साल कम से कम लगेगा। सर, जो नागर शैली के बारे में अगर आप बता पाएं कुछ? ये मैडम आर्किटेक्ट की तरफ से ही आ जाएगा। इसके विषय आप कंस्ट्रक्शन का पूरा जिम्मा मैं संभाल? कंस्ट्रक्शन का पूरा जिम्मा है। परकोटा टेम्पल सारा और एवरीथिंग। सर, आसपास और भी मंदिर बनाए जा रहे हैं? मैम सप्तऋषि मंदिर हैं, जो साउथ साइड में दक्षिण दिशा में इसमें आएंगे। 7 ऋषियों के में ये परकोटा के अंदर 6 मंदिर आएंगे। वो फाउंडेशन आप देखेंगे 4 कोने में आएंगे, 2 बीच में टच टेम्पल दिए गए। इस तरह के मंदिर से। और सर, द्वार कितने हैं? आप किस तरह के द्वार बोल? मंदिर के जो द्वार है, प्रवेश मंदिर देखिए, एक तो सामने से ही है द्वार, सिंह द्वार है, जो मेन पिलग्रिम्स के लिए रहेगा। ये भी द्वार है, ये VIP एंट्री के लिए रहेगा। फिर इसके अपोजिट में एक द्वार है, जो एग्जिट के लिए रहेगा। 3 द्वार है मतलब? हाँ, मतलब द्वार तो पीछे भी हैं, लेकिन मैं मेन बताऊंगा तो आपको यही। उस तरफ सिंह द्वार है। हाँ। ये मैडम VIP के लिए अलग अलग है। ये जो पीछे आप गुम्बद देख रहे हैं, सामरण का काम कंप्लीट हो गया। ये नृत्य मंडप है, बीच वाला रंग मंडप है, ये प्रार्थना कीर्तन मंडप है। फिर उसके बीच में गुड़ मंडप है, फिर उसके पीछे गर्भगृह है, जिसके ऊपर शिखर आएगा। सर, मंडप की कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ खास ख्याल, कुछ खास प्लानिंग? ये प्लानिंग क्या मैडम, सेफ्टी रहती है और उसमें डिजाइन रहता है, क्योंकि वो आपका राउंड शेप में आता है। उसको कैसे रखना, क्या नहीं रखना, सपोर्ट देना पड़ता है, स्पेशल उसके अंदर ध्यान देना पड़ता है। लिफ्टिंग कैसे करनी है, कैसे रखना है, तो उसमें तो टाइम तो लगता है। लेकिन श्रद्धालुओं को एस्टिमेट एक दिन में कितने श्रद्धालु पहुंचेंगे? देखिए, ये तो हम तो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये आपको ट्रस्ट की तरफ से देखें। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है, हिसाब से आपका 70-80 हजार का तो उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया ही है कि एक दिन में वो रखेंगे कम से कम। और सर, ये क्या हो रहा है? ये पूरा परकोटा है मैडम, ये पूरा परकोटा का काम है। ये चारों साइड इस मंदिर में चल रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। तो देखिए, परकोटे का निर्माण चारों तरफ हो रहा है। 800 मीटर की ये परिक्रमा पथ है, जिसे परकोटा कहा जा रहा है। और उसके नीचे भी एक हिस्सा बनेगा, टनल होगी, जो पंचकोसी यात्रा के लिए जो श्रद्धालु आएंगे वो वहां से गुजरेंगे। और साथ ही नीचे भी कुछ व्यवस्था की जाएगी, दुकानों की भी व्यवस्था की जाएगी। ये देखिए, एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, ये परकोटे का निर्माण चारों तरफ जो फिलहाल चल रहा है। परकोटे का एक स्टेज जो 22 तारीख के लिए जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस तक के लिए एक स्टेज तैयार कर लिया जाएगा, जैसी जानकारी हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अधिकारी ने दी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ तस्वीरें। ये देखिए, एक बार फिर से इस परकोटे पर गौर कर लीजिए, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम आसपास के मंदिर भी जाते हैं तो उस मंदिर के भी
चारों ओर की परिक्रमा करना बहुत जरूरी हो जाता है और श्रद्धालुओं की इसी भावना का ख्याल रखते हुए इस परकोटे का निर्माण किया जा रहा है। और 3 द्वार हैं जो मेन द्वार हैं, इसके अलावा 5 मंडप हैं और उस मंडपों को भी खास विशेषताएं हैं। जब हम मंडप के अंदर दाखिल होंगे तो आपको उनकी भी हम जानकारी देंगे कि किस तरह से उस मंडप को किस सोच के साथ, किस भाव के साथ उन मंडपों को तैयार यहाँ पर किया गया है। और एक बार फिर से ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे जो हमें इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी हुई हर एक जानकारी, क्योंकि निर्माण कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो रहा है, बहुत ध्यान से किया जा रहा है। 4000 के आसपास यहाँ पर श्रमिक भाई लगे हुए हैं और दिन और रात यहाँ पर ये कार्य चल रहा है। और ये हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ रुक जाते हैं। आपको दिखाते हैं, व्यवस्था का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। नेटवर्क 18 पर हम आपको हर एक तस्वीर यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि इसके लिए खास व्यवस्था के अंदर रहकर ही नेटवर्क 18 ने की है। और ये देखिए, यहाँ पर ये परकोटे का निर्माण लगातार जेसीबी लगी हुई है, यहाँ पर तमाम श्रमिक भाई लगे हुए हैं। बाहर का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन पहले ग्राउंड का जो कार्य है वो यहाँ पर पूरी रफ्तार के साथ उसे समापन की ओर ले जाना है। यही निर्देश है और यही निर्देशों के अनुरूप ही कार्य पालन भी हो रहा है। भैया सब गलत तरीके से घुसे, आप भी गलत तरीके से जा रहे हो। बता दो यहाँ आपके तक में मेरे लिए सही रखोगे क्या करना? मैं आपको नहीं रोकूंगा, ये लेबर का रास्ता नहीं है। खास तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटते हैं।